के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं, जहां हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और सांसद संतोष पांडे ने अपना नामांकन भरा है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साह मौजूद रहे। नामांकन जमा करने के बाद मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि कांग्रेसियों ने मोदी जी को गाली दी है और चरणदास महंत ने लाठी से सिर फोड़ने की बात कही है। महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही कई मुद्दों पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं सभा के बाद विशाल नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। आपके ऊपर भरोसा यहाँ आपने मुझे प्रोत्साहित किया। आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी का नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साह जी, विजय शर्मा जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ जन की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और आदरणीय संतोष पांडे जी आने वाला चुनाव को प्रचंड मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान राजनांदगांव सीट सबसे हाई प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन अब यह एक अलग वजह से चर्चा में है। यहां नामांकन के अंतिम समय तक 240 से ज्यादा लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसे भूपेश बघेल के 384 प्रत्याशियों को लेकर दिए गए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ऐसा हो नहीं सका, लेकिन भाजपा इसे अराजकता बता रही है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश भर में ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच भूपेश बघेल ने पाटन की सभा में बैलेट से चुनाव का फॉर्मूला सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर 384 से अधिक प्रत्याशी होंगे तो ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव होगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सियासी दलों के साथ 240 से अधिक निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही अंतिम वक्त तक यहां से थोक में नामांकन फॉर्म खरीदे गए हैं। ऐसे में जहां भूपेश बघेल के फॉर्मूला 384 को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच इसे लेकर वार पलटवार के हालात बन गए हैं। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। देखिए, ये राजनांदगांव में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है, पर राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव जो हमारी संस्कार धानी है, राजनांदगांव के लोग बहुत समझदार हैं। इस तरह की कुटिल राजनीति में नहीं फंसेंगे। राजनांदगांव के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अड़िग होकर खड़े हैं और राजनांदगांव में सब हथकंडों को दरकिनार करते हुए कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगदान करेंगे। देखिए, यह इस बात की द्योतक है कि इस देश में बहुत सारे लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है। प्रजातंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जैसे ही इस चीज़ की जनचर्चा चालू हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि नामांकन भरेंगे तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी से उत्साहित होकर लोगों ने नामांकन भरा है। चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर पे ऐसे जो तटस्थ एजेंसियां हैं जो इस देश में प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहती हैं, इस मामले को संज्ञान में लेकर उन्हें ईवीएम के बारे में गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने 384 प्रत्याशी उतारने को लेकर बयान दिया है। राजनांदगांव में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। क्या वाकई 384 प्रत्याशी जुटा पाएगी कांग्रेस? ऐसे में चुनाव आयोग क्या स्टैंड लेगा, यह तो नाम वापसी के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो बैलेट बनाम ईवीएम की लड़ाई में राजनांदगांव की जंग और भी दिलचस्प होती नजर आ रही है। रायपुर से NH24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बस्तर में दोनों ही दल ताकत झोंक रहे हैं। 8 अप्रैल को बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा अब तक तय नहीं हो सका है। आखिर चुनावी प्रचार में क्यों पिछड़ रही है कांग्रेस? क्या है कांग्रेस की रणनीति? देखिए इस रिपोर्ट।
दरअसल पहले चुनाव के प्रचार के लिए यूं तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली में इसकी झलक भी देखने को मिली। इसके बाद प्रचार अभियान में भी भाजपा आगे निकलती नजर आ रही है। अब तक मंत्री विष्णुदेव साय बस्तर लोकसभा में कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले चुके हैं। अब 8 अप्रैल को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए आने वाले हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा कार्यक्रम नहीं बन पाया है, जबकि बस्तर में पहले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा अकेले प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं, जबकि भाजपा में बस्तर के चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश संगठन से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक गंभीर नजर आ रहा है। भाजपा का दावा है कि इस बार बस्तर में भी पार्टी जीत का परचम लहराएगी। दूसरी ओर कांग्रेस अब भी प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के आने की बाट जोह रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 8 तारीख को और बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भानपुरी में छोटे अम्बावाल एक जगह है और वहां पे हो रहा है। 6 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का भी आगमन हो रहा है। आपका भी आगमन लोकसभा की दृष्टि से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दौरा कार्यक्रम बन रहा है। माननीय सचिन पायलट जी शीघ्र आने वाले हैं। उनके आने के बाद में वरिष्ठ नेताओं का दौरा बनेगा। माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय खड़गे जी का, आदरणीय प्रियंका जी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं का दौरा, मुख्यमंत्रियों का दौरा, पूर्व मुख्यमंत्रियों का दौरा, वरिष्ठ नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। बस्तर की जंग में पिछली बार कांग्रेस ने फतह हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने पीसीसी चीफ दीपक बैज की टिकट काटकर कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अब तक बस्तर में लखमा अकेले ही प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का कब होगा बस्तर दौरा, इस पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के लोगों की भी निगाहें जमी हुई हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भाजपा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 500 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसमें कांग्रेस जोगी, कांग्रेस राम नामी समाज समेत कला जगत से जुड़े लोग भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़े चेहरे में बिलासपुर की पूर्व मेयर कांग्रेस नेत्री वाणी राव बीजेपी में शामिल हुई हैं। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में क्रिमिनल सिंडिकेट चल रहा है, उस सिंडिकेट में मैं नहीं रह सकती। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी दायित्व मिलेगा उसे पूरा करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की किरण देव ने कहा है कि पीएम मोदी के रीति से प्रभावित होकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बिलासपुर की पूर्व मेयर वाणी राव आज बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारे साथ हैं वाणी राव। क्या उद्देश्य रहा कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया और भाजपा आपने ज्वाइन कर ली? देखिए, राजनीति में आने के लिए किसी से मोह नहीं होता। मोह होता है काम करना, सेवा करने की इच्छा से। और विशेषकर हमारा परिवार तो कई पीढ़ियों से सेवाएं देता रहा छत्तीसगढ़ में। मैं भी उसी पर्पस को लेकर आई थी, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि जिस तरीके से एक क्रिमिनल सिंडिकेट का फॉर्मेशन हुआ पिछले 5 सालों में, जो एक एंटरप्राइज चल रही थी, उसकी मैं सदस्य नहीं हो सकती थी, ऐसा मुझे लगा। और मैं चूंकि उसमें नहीं थी तो स्वाभाविक है कि एक अछूत की तरह थी। और मुझे महसूस हुआ कि जो अनुशासन की आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी में है। एक अच्छा काम करने के लिए, एक संगठन को चलाने के लिए मुझे संगठन का बहुत अनुभव है। 1998 से लगातार मैं प्रदेश के संगठन में विभिन्न पदों पर रही और उसके बाद मेयर इलेक्ट हुई डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन पार्षदों ने नहीं चुना मुझे। तो मैं बहुत अच्छे तरह से सोचती हूँ कि अनुशासन जो है एक संगठन में मेहनत करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है और उसको ये एम के साथ चलना चाहिए, जो मुझे लगा कि अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। मोदी की रीति नीति से भी प्रभावित हुई क्या आप? मोदी जी के रीति नीति से भी आप प्रभावित हुई हैं क्या? हाँ, वो महिलाओं के लिए इतने सारे योजनाएं लाए हैं, महिलाओं के हित में इतनी सारी चीजें उन्होंने फैसले लिए हैं, तो स्वाभाविक है कि मैं महिला हूँ, महिलाओं की सेवा करने के लिए ही राजनीति में मेरी प्राथमिकता है। अब बीजेपी में आ गई हैं, किस भूमिका में काम करना चाहेंगे? जो पार्टी कहेगी, उससे बाहर कुछ नहीं।
बिल्कुल, ये कांग्रेस की पूर्व नेत्री, पूर्व मेयर बिलासपुर की रह चुकी वाणी राव अब भाजपा में प्रवेश कर लिया और उनका कहना है कि कांग्रेस में जो है क्रिमिनल सिंडिकेट कहीं ना कहीं चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा का दामन थामा है। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आनंद न्यूज, रायपुर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। वे 4 अप्रैल को दुर्ग के भाजपा चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 9 विधानसभा सीटों के कोर कमेटी और बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं से चर्चा की है, जिसमें कोटा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यहां नितिन नवीन ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। 24 के मिशन के साथ हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और जिस प्रकार से पूरा छत्तीसगढ़ में वातावरण है, अब तक हम करीब 7 लोकसभा में बैठकें कर चुके हैं, वहाँ का वातावरण देख चुके हैं, 4 नामांकन रैलियों में शामिल हो चुके हैं, कई विधानसभा के सम्मेलनों में शामिल हुए हैं। पूरी तरह से वातावरण मोदीमय है, भाजपामय है और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस प्रकार से देश की जनता का विश्वास बढ़ा है, अपने ऊपर भी, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, और विकास के साथ चलने का जो विश्वास हुआ है। बात जगदलपुर की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का विवादित बयान सामने आया है। कोई भी पैसा शराब देने आए तो घर में रख लेना, 4 जून को पीकर सड़क पर नाचना, गरीब का पैसा खाने वाली महापौर भाजपा में चली गई है। पुलिस आएगी तो बोलना लखमा है हमारे पास, भाग जाएगी पुलिस। तो कवासी लखमा का बड़ा बयान जगदलपुर से। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में चलना चाहिए। रोड ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू का पी के नाच है तो आज हमारा पास महापौर भी नहीं है, माफिया भी चलेगा ही, कहा के उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा, माफिया दिवस मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोली खोलता है, पैसा नहीं मिलता है। मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप हो सकता हूँ। एमएलए भी नहीं है, महापौर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है। तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो थाना, मैं ताला नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा। तो आलपिन को निगल जाने से संकट में फंसी 8 साल की मासूम संध्या राउत को सीएम कैंप की पहल से नया जीवन मिल गया है। रायपुर के डीके अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद संध्या घर लौटकर इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रही है। अपने जिगर के टुकड़े का जीवन बचाने के लिए संध्या के माता पिता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। बता दें कि जशपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक के डोंगर रहा निवासी संध्या राउत पिता रविशंकर ने 1 माह पहले नादा निवश आलपिन को निगल लिया था। आपको बता दें कि पेट की अंतड़ियों में फंसी आलपिन के चुभने से महसूस हुआ और भयंकर दर्द होने लगा। चिकित्सकों ने रविशंकर को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने का सलाह दी और ऑपरेशन कराने की भी सलाह दी। ऐसे में उन्होंने संध्या के उपचार में सहायता के लिए जिले के कांसाबिल ब्लॉक के बगिया के सीएम कैंप में गुहार लगाई। मासूम की गंभीर स्थिति को देखते हुए सीएम कैंप ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर संध्या के उपचार के लिए रायपुर के डीएस अस्पताल में उसका इलाज कराया, जहां चिकित्सकों ने पीड़ित संध्या की जांच करने के बाद पेट का ऑपरेशन कर अंतड़ी में फंसे हुए पिन को बाहर निकालकर उसे नया जीवन दान दिया है। समुचित इलाज कराकर वापस घर लौट आई है और नए पहल के लिए परिजन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। आवेदन दे रहे हैं, बगिया है, बगिया जाके कहाँ और गाड़ी घोड़ा लगते है, कहाँ ले जाइए रायपुर
ऑपरेशन हो करवाया दी तो हमार बेटी स्वास्थ्य बढ़िया है। रायपुर ले गई मोर लइका ला वहाँ ले ऑपरेशन मन करवाए दिन अपनी के मनंग ले वहाँ निकलवाए दिन गर्लफ्रेंड ला वहाँ लइका है अभी ठीक है। तो विष्णु से मंत्री के धन्यवाद, मोर लइका ठीक है। तो सूरजपुर में अपनी पत्नी को पाने के लिए कृपाशंकर सिंह बघेल गुहार लगा रहा है और सुंदरपुर के इस युवक को बगल गांव में रहने वाली उमा यादव से प्यार हो गया है। दोनों ने शादी करने का मन बना लिया, लेकिन कास्ट अलग होने से लड़की वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। दोनों 28 फरवरी को कोर्ट मैरिज की और वहीं 29 फरवरी को मां महामाया मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए। 24 मार्च को लड़की के परिवार वाले कृपाशंकर के घर पहुंचे और लाठी डंडे और तलवार के दम पर लड़की को अपने घर लेकर चले गए। वहीं लड़के को जान से मारने की धमकी दे दी। अब कृपाशंकर चौकी एसपी और कलेक्टर के यहां लगातार गुहार लगाकर पत्नी को वापस लाने की मांग कर रहा है। लड़की के घर वालों की दबंग से परेशान होकर कृपाशंकर आत्महत्या की बात भी कहता हुआ नजर आया। 23 फरवरी को हम लोग कोर्ट मैरिज किए, 29 फरवरी को जाके महामाया मंदिर में शादी किए। उसके बाद उसके घर वाले, उमा यादव के घर वाले भैया थाना में जाके गुमशुदा होने का रिपोर्ट लिखाए थे। होली के एक दिन पहले 24 मार्च को उमा यादव मेरी पत्नी के घर वाले और 25-30 लोग गुंडा लेके आए, हथियार पकड़ के आए थे, तलवार, राड, डंडा, और हम लोग को मार पीट के मेरी पत्नी को जबरदस्ती घसीट के उसको मार के और हम लोग को जान से मारने का धमकी दिए। तो लोकसभा के रण में वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होते जा रहा है। कोरबा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने बाहरी बताए जाने वाले चरणदास महंत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने सवाल किया है कि महंत परिवार कोरबा का है तो जांजगीर सख्ती से कौन आया है। उन्होंने सांसद ज्योत्सना महंत पर भी तंज कसा है और कहा है कि जनता उसे 5 साल बाद क्षेत्र में देखे जाने को लेकर सवाल कर रही है। सरोज पांडे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी भारत की रहने वाली हैं या नहीं हैं। साथ ही राहुल गांधी के वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ने पर भी सवाल खड़े किए। महंत परिवार यहाँ के हैं, जांजगीर चापा शक्ति से कौन आया, और लोग अभी उनको लेके खोज रहे हैं, चिराग लेके खोज रहे हैं कि हैं कहाँ। और अभी लगातार जब क्षेत्रों में जाती हैं तो लोग भी उनको बात कहते हैं कि आप 5 साल के बाद दिखिए, लापता सांसद हैं, हम बाहरी हैं। और राहुल गांधी यहाँ के हैं, वायनाड में जाके चुनाव लड़ते हैं, अमेठी में जाके चुनाव लड़ते हैं, और सोनिया गांधी भारत की हैं। तो मुझको कहने के पहले चरणदास महंत जी थोड़ा पढ़े लिख लें। मैंने कहा ना कि संगति का प्रभाव जब जिस नेता के साथ रही है वैसी संगति हो जाती है। तो लोकसभा के रण में भाजपा ने पोस्टर वार तेज कर दिया है और कांग्रेस पर कार्टून बम से जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया पर भाजपा का नया पोस्टर जारी किया गया है। कार्टून में विनाश नाम का कैरेक्टर चुनाव पास आने का हवाला देकर हफ्ता वसूली का हिसाब मांग रहा है। इस कार्टून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है। पोस्ट में लिखा भी गया है कि रायपुर की जनता सावधान हो जाओ, हफ्ता वसूली गिरोह की नजर आप पर है। तो मौसम चुनावी है, ऐसे में हर शय का चुनावी रंग में रंगना लाजमी है। कहीं जुमलों की बरसात हो रही है तो कहीं बेशुमार वादे किए जा रहे हैं और कहीं कहीं तो प्रत्याशी का अनोखा अंदाज देखकर बरबस ही जुबान पर आ जाता है कि माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। हाई प्रोफाइल राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी अजय पाली अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। समोसा बेचने वाले अजय नींबू और मिर्ची
की माला पहनकर नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। अजय ने इसके पीछे कमाल की दलील पेश की है और कहा है कि किसी की नजर ना लगे या टोटका प्रभावी ना हो, इसके लिए उन्होंने ऐसा जतन किया है। मिर्ची का माला जैसे जुबान में डालते हैं उस तरह की आज नामांकन दाखिल करने आया हूँ कि नींबू मिर्ची का माला पहना हूँ ताकि किसी का नजर या टोटका मत लगे। ऐसा जी सर। तो जो अपना चुनौती मानते हैं, कितना चुनौती मानते हो? बहुत उनके लिए मैं बहुत चुनौती हूँ। अच्छा। मेरे कारण दोनों पार्टी को हार का इनका मुक्का खाना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील खारिज करते हुए सभी 28 आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। सजा पाने वाले में 2 तत्कालीन सीएसपी और थाना प्रभारी के साथ ही मेयर एजाज ढेबर के भाई यामहा ढेबर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें 2 सरकारी गवाह बन गए थे। वहीं अमित जोगी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले पर जग्गी परिवार ने खुशी जताई है। हालांकि दिवंगत जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने न्याय को अधूरा बताया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अमित जोगी को सजा दिलाने का तक की उनकी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। देखिए भाई साहब, ये जो न्यायपालिका है ना भगवान जी की, ये वहां से आया, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। और जो मेरे भगवान ने किया भला किया, देर है अंधेर नहीं है। काफी लंबा संघर्ष, काफी लंबा। और मैं तो अपने बच्चे से डरती हूँ। उसको अभी मैं साजी से अनुरोध करूंगी कि मेरे बच्चे को सुरक्षा दी जाए। वो तो जेल नहीं है। क्या लगता है, न्याय अभी भी अधूरा है? अभी भी अधूरा है। मेन अभियुक्त को पकड़ो। कौन है मेन अभियुक्त? अमित जोगी। मेन अभियुक्त को क्यों छोड़ देते हो? ये तो उनके इशारे के आदमी है ना। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में एक बार फिर जो है हाई कोर्ट का फैसला आया है और अभी हमारे साथ स्वर्गीय राम अवतार जग्गी के सुपुत्र सतीश जग्गी हैं। हम उनसे ही बात कर लेते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी और बड़ी जीत मिली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उनका हम स्वागत करते हैं। जग्गी परिवार तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। 21 साल बाद आज ये घड़ी आई है कि हमें न्याय मिला है, परंतु अभी ये अधूरा है। जो सीबीआई ने केस बनाया था और जो जग्गी हत्याकांड, पापा की ये हत्या के बाद जो मैंने रिपोर्ट लिखाई थी, 2 घंटे के अंदर जो मैंने रिपोर्ट लिखाई थी, नाम दर्ज अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी के नाम से। और सीबीआई ने भी जो केस बनाया था, वो केस में अमित जोगी को मुख्य आरोपी बनाया था। आज ये जो निर्णय आया है, ये बाकी उनके सहयोगियों को सजा हुई है। मुख्य आरोपी अभी भी बाहर है, जिसको लेके मेरी पिटीशन हाई कोर्ट में लंबित है। इस निर्णय के बाद मेरी उस पिटीशन को बल मिलता है। मुझे एक उम्मीद की किरण दिखती है कि अब जल्द ही मुझे उसमें भी न्याय मिलेगा। उस दिन जग्गी परिवार को पूर्णतः न्याय प्राप्त होगा, जिस दिन अमित जोगी को भी सजा होगी। किस प्रकार की पूरी कॉन्स्पिरेंसी रची गई थी और कितने आरोपी जो हैं अभी तक के बेल पे बाहर घूम रहे हैं? देखिए, इसमें जो सीबीआई ने केस बनाया था और जो पुलिस ने केस बनाया था, पुलिस ने जो केस बनाया था उसमें जो फर्जी आरोपियों को बनाया था वो बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। मेरे ख्याल से सुरेंद्र सिंह, बुल्टू पाठक इस टाइप के लोग थे। उसके अलावा 29 अभियुक्त थे। 29 अभियुक्तों में 28 को सजा हो गई थी, एक बाइज्जत बरी हो गया था, वो अमित जोगी। आज 28 के 28 को पुनः सजा, आज हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सारे बेल पे थे। अब मेरी जानकारी के अनुसार, मे बी आई एम रॉन्ग, अब सबको जेल वापस जाना पड़ेगा। कुछ पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल थे, तो क्या उन्हें भी सजा बरकरार रखी गई है? सबको। सीएसपी गिल थे उस समय मेरे ख्याल से, आरसी त्रिवेदी थे, बीके पांडे थे जो टीआई थे वहां पे,
और याह्या ढेबर था और चिमन सिंह था जो शूटर था, उसके सहयोगी थे। उसमें 17 लोग जो कोर क्रिमिनल्स जो भिंड और मुरैना जगह से आके पापा के ऊपर हत्या कर रहे थे वो सब थे। तो सबको आज सजा हुई है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। तो ये थे राम अवतार जग्गी के सुपुत्र सतीश जग्गी, जिनका साफ कहना है कि लड़ाई अभी अधूरी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो 28 अभियुक्त थे उनकी सजा को जो है हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे INS।